जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आगामी आप लोगों आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में, झारखंड सचिवालय की एग्जामिनेशन में, झारखंड आचार्य शिक्षक के एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूले दोस्तों, और जितने भी आप लोग तरह तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। और ये आप लोग गोल्डन चांस कर सकते हैं, क्योंकि समय दिया गया है, क्योंकि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग गांठ बांध के चलिए। ठीक है, अभी आप लोग भले ही ख़राब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि इसका रिजल्ट आप लोग का एकदम फेवर में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का फेयर तरीके से एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी हो जाता तो आप लोग नियुक्ति नहीं ले पाते, क्योंकि सेटिंग गेटिंग के जो प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो आप लोग के साथ भी हो सकता है, दूसरे के पास हो रहा थी, ये आप लोग पास भी हो सकता था, है ना। इसलिए जो भी होता अच्छे के लिए होता है, और अभी आप लोग समय मिला है, उसका समय को सही सदुपयोग कीजिए। ठीक है, और अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है, ये आप लोग को बताना है। राइट, सेठी शब्द, तो देखिए आप लोग सेठी शब्द ये आप लोग वेश्य के लिए होता है। ठीक है, वेश्यों में वणिक जो व्यापार करते थे, सेठी वही सबको कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ शासक है और उस तरफ राज्य, आप लोग चूज कर बताना है कौन सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आप लोग दिया हुआ है, ए में केवल 1 और 2, बी में दिया हुआ केवल 2 और 3, सी में दिया हुआ केवल 1 और 3, डी में दिया हुआ 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि गढ़वाल ये कन्नौज में है। ठीक है, कन्नौज राज्य से संबंधित है, चौहान जो कि अजमेर राज्य से संबंधित थे, परमार जो कि मालवा राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए, अकबर के दरबार की सुलेखाकार का नाम क्या है, जिसे रजोन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये इसका नाम था, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, मोहम्मद हुसैन। कौन था दोस्तों? मोहम्मद हुसैन था, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए जरीन कलम, यह जरीन होगा। ठीक है, जरीन कलम का अर्थ होता है सुनहरी कलम, यानी कि अकबर ने कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि दी थी। राइट, इसलिए हम लोग का सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये भी कोट में दिया हुआ है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन का नाम दिया है, एक तरफ स्थापना, है ना। कौन सा सही है वो आप लोगों को चूज करके बताना है। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना 1839 में हुआ था, और परमहंस मंडली का इसका स्थापना 1849। बाद बाकी यंग बंगाल की स्थापना जो कि 1867 में नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग। 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग हो जाएगा ब्रिटिश भारतीय संघ। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश राष्ट्रीय संघ, सॉरी भारतीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर वो हो जाएगा भारत में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। और दोस्तों ये गठन कब किया गया था, तो आप लोग इस डेट को भी याद कर लीजिएगा। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को। ठीक है, 1 सितंबर 1942 ईस्वी को। और मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था ब्रिटिश के विरुद्ध।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून ये आप लोग का 2006 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है, यानी कि न्यायिक समीक्षा शब्द की मतलब क्या होता है? तो इसका आप लोग मतलब की बात करते हैं तो इसका देखिए, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना न्यायिक समीक्षा का यही मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। तो देखिए, संसद द्वारा पारित कानून सभी संविधान के आधारभूत ढांचे मतलब उसका उल्लंघन करता है। तो भारतीय संविधान न्यायपालिका को अधिकार देता है कि यह उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे उस समय तक शून्य घोषित कर सके जिस समय तक वह कानून उल्लंघन करता है ना। देखिए, अगर कोई कानून बना है, वो कोई चीज़ का उल्लंघन कर रहा है तो उसको उसके लिए न्याय है ना, न्यायालय है, न्यायालय का दरवाजा आप लोग खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग को चूज करके बताना है कि कौन सा हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये काम पाने का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, बल्कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। जब आप लोग संविधान मतलब पॉलिटी पढ़िएगा उस समय आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाए। बाद बाकी शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार ये भारत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आर्टिकल 32 संबंधित है, इसमें आता है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग आर्टिकल 22 के तहत आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना PIL दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार ये मतलब सभी के समान अधिकार होना चाहिए, है ना, किसी से मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश की संविधान से लिया गया, वो आप लोग पूछ रहा है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, इस तरह से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा कि मतलब किस देश से कौन संविधान लिया गया, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, इस तरह का, है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड की संविधान से, जैसा कि आप सभी को बताया, लिया गया है। और ये आप लोग को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बात करती थी भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र किया गया है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? बताइए, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगी? तो ये आप लोग का परमादेश करेगा। परमादेश रीट जो होता है उसको जारी करेगा, यानी कि परमादेश मतलब आदेश देगा, ठीक है। और देखिए, परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तभी वो कोर्ट जो होता है मतलब न्यायालय जो होता है परमादेश देगा, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? देखिए, ज्योग्राफी प्रश्न है। देखिए, तो इसका कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। कन्याकुमारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसी में आप लोग का 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मानसूब शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई? मानसूब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, वो आप लोग को पूछ रहा है। तो ये आप लोग का एक अरबी भाषा है, ठीक है, यानी कि अरबी भाषा से हुआ है। देखिए, भाषा से आप लोग प्रश्न रखेगा देखने को, तो भाषा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग कंटेंट नहीं मिल रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वो आप लोग प्रोवाइड हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो बताइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो ये आप लोग को हो जाएगा
महोगनी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महोगनी। महोगनी एक उष्णकटिबंधीय है और ये सदाहरित वन का वृक्ष है और ये पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वनों में पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखिए, ये भी आप लोग ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो देखिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको आप लोग सजाना है। देखिए सबसे पहले हो जाएगा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद पलानी पहाड़ियाँ हो जाएगा, देन उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद काडम पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है आप लोग का, यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे। देखिए इस प्रकार के आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा और इस प्रकार का जेपीएससी में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 17 मार्च को होने वाला है तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हो जाएगा 4। ठीक है, 4 राज्यों से गुजरता है। ठीक है ना, कितने राज्य दोस्तों, 4 राज्य। देखिए एक उत्तर प्रदेश हो गया आप लोग का, यानी कि यूपी आप लोग का हो गया, बिहार हो गया, आप लोग झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यानी कि 4 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप लोग को चूज करके बताना है कि राष्ट्र आय का अंग कौन सा हो सकता है। तो ये आप लोग का स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर, ये भी राष्ट्र आय के अंतर्गत में आएगा, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का घोषणा किस वित्त द्वारा की गई थी। बीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग बेसिकली क्या हो जाएगा, बीपी सिंह। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये इसका समय सीमा आप लोग जान लीजिए 1985 से 86 हो जाएगा और उस समय तक भारत के वित्त मंत्री थे बीपी सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट है, अरविंद मायाराम समिति संबंधित है किस चीज़ से। अरविंद मायाराम समिति आप लोग किस चीज़ से संबंधित है, ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हम लोग का, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आप लोग का 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ना। और 4 जून की बात करते हैं दोस्तों, 4 जून को आक्रमण के शिखर अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है पुरस्कार और एक तरफ राशि, यानी कि कौन कौन से पुरस्कार में कितना राशि दिया गया, वो कौन वाला सही है वो आप लोग को बताना है। राइट, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि भटनागर पुरस्कार में आप लोग को 2 लाख रुपया दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि 10 लाख रुपया दिया जाता है ना। शंकर पुरस्कार जो कि 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि 5 लाख रुपया दिया जाता है। देखिए पुरस्कार से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, चाइना कप का संबंध किस खेल से। चाइना कप का संबंध किस खेल से, तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करते हैं दोस्तों, खालिदा हवाई अड्डा है। ठीक है, और खालिदा हवाई अड्डा जो कि आप लोग का सऊदी अरब में। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं,
तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का 64 का आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, ये पहला बार इस बार सहकारिता विभाग का मतलब बनाया गया है और अभी इसका पहले मंत्री बने हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, यानी कि होम मिनिस्टर है। नेक्स्ट है हम लोग का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? छिलते हुए अपने को, टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा, समुद्र कूल, घर, बनारस डायरी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाएगा दोस्तों? तो टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिख द्वितीय युद्धाभ्यास किया? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा 135 भारत का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे थे? कौन थे यहाँ लिखना था, कौन थे? तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पंजाबी, मलयालम, मैथिली। तो बताइए कौन कौन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं पंजाबी, मलयालम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा 2023 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। और बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस के लिए भी आप लोगों को क्लास रेगुलर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और आप लोग के लिए पेपर 2 का जो हिंदी था वो भी आप लोग का चलेगा सिलसिलेवार। आप लोग पेपर 1 का भी क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एक भी आप लोग का टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, आप लोग को एकदम जॉब दिलवा के ही रहेंगे। ठीक है, बच्चे आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ बिना सहयोग को नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, है ना, उम्मीद ही कर सकते हैं, बाद बाकी आप लोग का जो इच्छा रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।